भगवान से प्रार्थना है कि जो जल प्रलय में बहे हुए हैं वह सकुशल वापस आए। दूसरा घटना, नौसेना के हमारे जवान सूरज कुमार दुबे जो पलामू के निवासी थे, जिस तरह पालघर महाराष्ट्र में किडनैप कर खंबे में बांधकर जिस दर्दनाक से उसे जलाया गया, उस घटना की भी भारतीय जनता पार्टी और झारखंड की 3.25 करोड़ जनता इस निर्मम घटना की निंदा करती है। और भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है, स्वयं उनके परिवार के लोग भी मांग की है कि इस घटना की पूरी जांच सीबीआई से कराए। तो उन परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी भी मांग करती है कि इस घटना की निर्मम जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि पूर्व में भी महाराष्ट्र के पालघाट में साथियों को जिस तरह की निर्मम घटना हुई थी और लीपापोती की गई थी, तो एक नौसेना के जवान जिसने देश के लिए अपनी जवानी दी और उसके साथ इस तरह की निर्मम हत्या का सीबीआई से जांच हो, ये भारतीय जनता पार्टी झारखंड की जनता मांग करती है। झारखंड में जो सरकार चल रही है, वो सरकार, मैंने पूर्व के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि एक अक्षम सरकार है, अक्षम मुख्यमंत्री है। शरीर से जरूर सक्षम है लेकिन बुद्धि से अक्षम है, और यही कारण है कि यह सरकार दिग्भ्रमित है। और ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी या हमारी सरकार से के किए हुए काम से इतने चिढ़े हुए हैं कि लोक कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं, चाहे रोजगार देने की समस्या हो, चाहे लोक कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे किसान के लिए योजनाएं हो, नौजवान को रोजगार देने की योजना हो, चाहे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की दिशा में 5 वर्ष में हमारी सरकार ने जो काम की थी, ये सरकार बदले की भावना से, आप देखिए 13 महीने 14 महीने होने जा रही है सरकार, एक एक करके जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करती जा रही है। और जो सरकार बड़े बड़े वादे करके कि युवा मुख्यमंत्री, युवा की सरकार के वादे करके किस प्रकार ये सरकार युवाओं को बेरोजगार करने का काम कर रही है। ये सरकार महिला विरोधी सरकार है, ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, ये सरकार युवा विरोधी सरकार भी है। मैं एक एक का वर्णन आपके समक्ष रखना चाहता हूं। हमारी सरकार झारखंड में आप देखते हैं कि डैन बिसा के मामले में गांव में हमारी बहनों को, माताओं को मार दी जाती है। दहेज लोभी लोग दहेज के लालच में हमारी बेटियों को, बहनों को जला दी जाती है। तो ये जो सामाजिक बुराई से मुक्ति के लिए हमारी सरकार ने महिलाएं को सम्मान मिले, महिलाएं जायदाद का मालकिन बने, इस सोच के साथ हमारी सरकार ने 1 रुपये में 50 लाख की संपत्ति में अगर कोई बहनों, माताओं के नाम पर रजिस्ट्री होती है तो 1 रुपये में रजिस्ट्री हमारी सरकार कर रही थी। और 3 लाख से ज़्यादा 5 साल के अंदर हमारी माताएं और बहनें जायदाद का मालकिन बनी थी। ये सरकार बनने के साथ ही पहला जो सबसे काम किया, महिलाओं के 1 रुपये के रजिस्ट्री को बंद करने का। दूसरा, झारखंड एक गरीब राज्य, हमारे गांव में
अगर हम देखें खासकर आदिवासी क्षेत्र में, तो हमारी महिलाएं काफी मेहनती हैं। पूरी महिला शक्ति, नारी शक्ति ये परिवार को चलाती है। परिवार को चलाने के साथ साथ चाहे वो कमाई से लेकर हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई तक, महिलाएं ही चिंतित करती है। तो ये जो हमारी महिलाएं आर्थिक रूप से संपन्न हो, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने जो रेडी टू ईट, जो 500 करोड़ रुपए का विगत बरसों से दिल्ली के ठेकेदार के द्वारा रेडी टू ईट सप्लाई की जाती थी। आप सब प्रिंटिंग मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बार बार ये शिकायत आती थी कि रेडी टू ईट जो ठेकेदार के द्वारा दी जाती है वो गाय खिलाने लायक नहीं है। ये बात जब सरकार के समक्ष आई, जब मेरी सरकार थी, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को खत्म किया और जो सखी मंडल हमारी सरकार ने बनाई थी, जिसमें इस 500 करोड़ रुपए का रेडी टू ईट सखी मंडल के माध्यम से, जिसमें 39,000 महिलाएं को रोजगार मिली थी। और ये हमारी दीदियां अपने घर के काम के अतिरिक्त, हर दीदियां 39,000 सखी मंडल की दीदियां 5,000 से 6,000 रुपया अतिरिक्त कमा रही थी। और इस तरह 500 करोड़ रुपया इस राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रही थी। उसी तरह आप सबको जानकारी होगी कि हमारे इस राज्य में 38,000 सरकारी स्कूल थे। 67 साल की आजादी के बाद मात्र 7,000 स्कूल में भेज दिए थे। हमारी सरकार ने तय की कि जो गांव में कारपेंटर रहते हैं, उन कारपेंटर को बेंच डेस्क का मॉडल देकर गांव के कारपेंटर ही कमाएं, और इस तरह 400 करोड़ रुपए गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। और इसी कारण जब एनआरपी जो दिल्ली के वैश्विक संगठन ने पूरे देश दुनिया में सर्वे किया, तो झारखंड प्रदेश दुनिया का दूसरा राज्य था जहां तेजी से गरीबी रेखा से नीचे लोग उठ रहे थे। लेकिन ये सरकार आने के साथ ही आप सब ने देखा होगा, पिछले 2-3 कैबिनेट में पहले जिस दिन एक कैबिनेट 62 कैंप संलेख पास हुआ था, उसी दिन ये संलेख भी पास हुआ कि अब रेडी टू ईट सखी मंडल की बहनें नहीं बनाएंगी, वो फिर से कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा दी जाएगी। इस तरह 39,000 सखी मंडल की दीदियों को जो स्वरोजगार के माध्यम से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही थी, उसको समाप्त करने का काम किया। उसी तरह आज किसान के नाम पर जो घड़ियाली आंसू बहा है, हम सब ने देखा शनिवार को किसान आंदोलनकारियों ने पूरे देश में 3 घंटे का चक्का जाम का आयोजन किया था। 1-2 प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में, झारखंड सहित अगर हम देखें, झारखंड को अगर हम देखें तो किसान आंदोलन के नाम पर, चक्का जाम करने के नाम पर कांग्रेस सहित झारखंड मुक्ति मोर्चा और विपक्षी दल के नेता ही थे, किसान वहां से गायब थे। किसान हित की बात करने वाले से आज झारखंड के किसान पूछ रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो प्रति एकड़ 5,000 रुपया, अधिकतम 5 एकड़ वाले किसान को 25,000 रुपया हमारी सरकार दे रही थी, अगर आप किसान के हितैषी थी तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना आपने क्यों बंद की? तो इस तरह ये किसान विरोधी चेहरा आज तक, ये जो धान क्रय का फरवरी, आधा फरवरी होने जा रहा, मात्र 25% ये धान क्रय कर चुके हैं। इस तरह किसान विरोधी चेहरा भी बेनकाब इस गठबंधन की सरकार के द्वारा जनता के समक्ष उपस्थित है। तीसरा, जब अलग राज्य हुए तो हर लोग का सपना था कि अपना राज हो गया, अबुआ राज हो गया। लेकिन ये अपना राज और अबुआ राज में ये बबुआ मुख्यमंत्री ने जो झारखंड के
हजारों लाखों नौजवान नवयुवतियों का भी सपना था। अब हमारा राज हुआ, हमें झारखंड में ही रोजी रोजगार मिलेगा। और आप सब जानते हैं कि अलग राज्य होने के बाद बाबूलाल जी के समय स्थानीय नीति को परिभाषित की गई थी, लेकिन उसमें काफी आंदोलन हुए, हाईकोर्ट हुए, और उसके बाद 14 वर्ष तक किसी ने स्थानीय नीति या नियोजन नीति नहीं बनाई थी। हमारी सरकार आने के बाद जो झारखंड के युवा शक्ति, जो नौजवान नियुक्तियों का सपना था कि अब हुआ राज्य में हमें भी अब झारखंड में सरकारी नौकरी मिलेगी, उसको ध्यान में रखकर हमने स्थानीय नीति परिभाषित की, नियोजन नीति भी बनाई। 5th शेड्यूल में संविधान ये अधिकार देता है कि जो 13 जिला है उस पे हमने 5th शेड्यूल के आधार पर महामहिम के आदेश से 13 जिला में 10 वर्ष के लिए टेम्पोररी, कोई हमने परमानेंट आरक्षित नहीं की थी, 10 वर्ष तक, जो 2016 में हमने स्थानीय नीति बनाई थी, उसमें 10 वर्ष तक जो आदिवासी मूलवासी झारखंड वासी स्थानीय वासी को ही उस जिले में 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के नौकरी मिलेंगे। और इस तरह जब और 11 जिला में भी वहाँ के लोगों ने मांग की, तो हमने उस समय तत्कालीन खेलकूद मंत्री श्री अमर बावरी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, और वो कमेटी के अनुशंसा के आधार पर हमने 11 जिला में भी 10 वर्ष के लिए 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के नौकरी को आरक्षित करने का काम किया था। और ये दोनों कोई गैर संवैधानिक नहीं है। लेकिन ये सरकार ने जब एक पलामू की महिला ने हाईकोर्ट में केस किया, तो हाईकोर्ट ने में जो हेमंत सरकार ने दलील दी, जिसके कारण अभ्यर्था की याचिका खारिज कर दी गई, और जिसके कारण झारखंड में कोलाहल पैदा हो गया। और झारखंड के लोगों के दबाव के कारण राज्य सरकार ने भी हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया। अब मैं सरकार से ये जो नियोजन नीति इन्होंने वापस ली है, झारखंड के नौजवान नवयुवतियां झारखंड सरकार से पूछना चाहती है कि क्या नियोजन नीति में क्या खामियां थी, क्या इसके माध्यम से बाहरी लोगों को नौकरियां मिल रही थी? अगर नहीं, तो फिर उसने हाईकोर्ट में नियोजन नीति के पक्ष में मजबूत दलील क्यों नहीं पेश की? दूसरा सवाल यह है कि यदि किन्हीं कारणों से नियोजन नीति सरकार के नजरों में गलत थी, तो उसे सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी? सुप्रीम कोर्ट जाने में जो पैसे खर्च हुए वह जनता की गाड़ी कमाई का था। सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब तो यही था कि उनकी नजर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बनाई हुई नियोजन नीति राज्य के हित में थी, और हाई कोर्ट का निर्णय त्रुटिपूर्ण था, इसीलिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। यदि ऐसा था तो फिर राज्य सरकार ने नियोजन नीति रद्द क्यों की? जब एक तरफ आप मामले को हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ आपने सुप्रीम कोर्ट गया, तो बीच में ही आपने इस नियोजन नीति को रद्द क्यों किया? इसी को कहते हैं दिग्भ्रमित सरकार है। ये अक्षम सरकार के साथ साथ दिग्भ्रमित सरकार भी है। अब मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम नियोजन नीति जल्द लाएंगे। अच्छा होता अगर इसकी नीति और नियत और झारखंड के जो 14 वर्ष से जो हमारे नौजवान नवयुवतियां जो सरकारी नौकरी के लिए भटक रहे थे,
अगर इनकी नीयत होती तो आप अगर बीजेपी सरकार की नियोजन नीति से आप संतुष्ट नहीं थे तो आप एक अलग नियोजन नीति लाते तो स्वतः ही जो बीजेपी की सरकार की नियोजन नीति थी वो समाप्त हो जाती। आज झारखंड के हजारों नौजवान नियुक्तियां, आज सुबह ही जो पंचायत सचिव करीब 4000 लोग का एक प्रतिनिधि मंडल मेरे पास सुबह आया था, उनकी पूरी हो गई, सिर्फ उसे नियुक्ति पत्र देना था। इसी बीच आचार संहिता लग जाने के कारण उन नौजवान नियुक्तियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई। इसी तरह रेडियो ऑपरेटर, स्पेशल ब्रांच हजारों प्रक्रिया के तहत थे। अब इस राज्य के नौजवान के साथ जिस तरह ये दिग्भ्रमित सरकार, प्रश्न ये भी उठ रहा है, क्या इनकी मंशा ये जो आदिवासी मूलवासी के नाम पर राजनीति करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस के लोग जो चुनाव के समय या इनकी पूरी राजनीति को अगर देखें तो ये सिर्फ भावनाओं को उभार कर चुनाव के समय वोट लेकर, उस समय चुनाव के समय आदिवासी मूलवासी और चुनाव के बाद सब आदिवासी मूलवासी की सूद ना लेना, ये नियोजन नीति से यही सिद्ध होता है। आज आदिवासी मूलवासी इस सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या गरीब आदिवासी के बच्चे, मूलवासी के बच्चे अगर सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो क्या उन बच्चों को थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड का नौकरी भी अपने राज्य अबुआ राज्य में नहीं मिलनी चाहिए? अब जब पूरा थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड का पूरे राज्य में अगर ओपन हो जाएगा तो वहां गरीब का बच्चा, गांव का बच्चा, गुमला का बच्चा, सिमडेगा का बच्चा थर्ड ग्रेड का नौकरी में नहीं पाएगा। अब बड़े बड़े पैसे वाले स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को भी थर्ड ग्रेड की फोर्थ ग्रेड की नौकरी देने की मंशा इस सरकार की। और कोई ऐसी शक्ति है जो बड़े बड़े स्कूल इस झारखंड में चलाते हैं, वो चाहते हैं उनके बच्चे के बच्चियों को सरकारी नौकरी मिले, और आदिवासी मूलवासी के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे बच्चियों को नौकरी सरकारी थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड का ना मिले, ये मंशा इस सरकार की। इसकी भारतीय जनता पार्टी घोर भर्त्सना करती है और सरकार से मांग करती है कि अबुआ राज्य में थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड हमारे गरीब आदिवासी के बच्चे, मूलवासी के बच्चे को थर्ड ग्रेड फोर्थ में आरक्षण मिले। 10 वर्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी मांग करती है, और भारतीय जनता पार्टी ने ये इसलिए की थी कि हमने 2014 के घोषणा पत्र में ये साफ शब्द कहा था कि हमारी सरकार 2014 में आएगी तो हम थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में स्थानीयों को प्राथमिकता देंगे। और इसी उद्देश्य से जब राज्य की जनता ने हमें बहुमत दी तो हमने जनता से चुनाव समय जो वादा किया था उस वादा को पूरा करने का काम किया था। आज राज्य की जनता इस सरकार से पूछना चाहती है कि आपने बड़े बड़े निश्चय पत्र में वादे किए थे, युवकों को अधिकार देंगे, महिलाओं को अधिकार देंगे, किसानों को अधिकार देंगे। आज जो दिया हुआ बीजेपी सरकार का अधिकार, वो अधिकार को भी छीनने का काम ये हेमंत सोरेन जी की सरकार कर रही है। और हमें अब ये सबको सोचने की जरूरत है कि इस राज्य जो आज विषम परिस्थिति में है, विषम चक्र में फंसी हुई है, क्या राज्य सिर्फ किसी एक पार्टी के लिए है, एक परिवार के लिए है? ये आज विचारने की जरूरत है। आखिर राज्य को इस विषम परिस्थिति से निकालने की हम सबकी जिम्मेदारी है। और जिस तरह कांग्रेस पार्टी एक परिवार की भक्ति में लगी हुई है, उसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी नेता एक परिवार की भक्ति में लगे हुए हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो देश में देशभक्ति की भावना से लगी हुई है, और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी झारखंड की भक्ति भावना से काम करती है। चाहे सत्ता पक्ष में हम रहे
चाहे विपक्ष में रहे, सत्ता पक्ष में भी रहे, तब भी हमने झारखंड के नौजवान युवतियों को रोजगार मिले और 1 लाख से 5 साल के अंदर हमने 5 साल में 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दे दी। अगर 1 वर्ष की भी बात हम करें तो 2015 में हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 1 वर्ष की उपलब्धि में, तो सारे मीडिया आप सब छापे आपके पास होगा भी, 1 साल में ही हमने 18,000 टीचर की नियुक्ति दी थी। वो समाचार पत्र आज भी आपके पास होंगे। और इस तरह ये सरकार 14 महीने के बीत जाने के बाद भी नए रोजगार की बात तो छोड़े, जो रोजगार हमारी सरकार दी थी उस रोजगार को भी छीनने का काम कर रहे थे। इसीलिए ये जो वर्तमान में झारखंड में सरकार है, ये महिला विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, विकास विरोधी सरकार है। इस सरकार को जितना जल्द से जल्द झारखंड से जाए उतना झारखंड के हित में ये होगा। धन्यवाद। सर, कामेश्वर राव सर का एक कल का बयान आया है कि दोना देंगे कोना नहीं देंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार में बैठे हुए मंत्री को इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। ये भाषा आंदोलनकारी नेताओं की भाषा होती है, लेकिन सरकार में बैठे हुए महत्वपूर्ण विभाग वित्त मंत्री इस तरह की बातें, और कांग्रेस के इतिहास को अगर हम देखें तो कांग्रेस ने हमेशा झगड़े और विवाद के ही बीज बोए हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आदिवासी हित के साथ साथ गैर आदिवासी हित के साथ भी वचनबद्धता के साथ काम की। 5 साल में आपने देखा होगा, चाहे आदिवासी हित हो चाहे गैर आदिवासी हित हो, सबका विकास सबका साथ की भावना के साथ हमारी सरकार काम की। लेकिन ये सरकार है, ये समाज में वैमनस्य फैलाने का काम कर रहे हैं, और एक मंत्री के हैसियत से इस तरह की बयान उन्हें शोभा नहीं देता है। ये भाषा कोई आंदोलनकारी नेता की होती है। थैंक यू। सर, कोरोना काल में केंद्र सरकार की लगातार उपेक्षा की बातें मुख्यमंत्री ने कही, पैसा नहीं था खजाने में, ये बराबर बात है, लेकिन इस दौरान उन्होंने BMW गाड़ी खरीदी और आज मालदीव में वो मनाने भी गए हैं अपनी साथी। ऐसा शोभा देता है एक राजनीतिक को। और दूसरी तरफ इसी में जोड़ना चाहते हैं कि राज्य के कई युवा जो पंचायत सचिव हैं या 14 वित्त वाले, वो पिछले 50 दिनों से 20 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। इसको किस तरीके से? देखिए, यही तो राज्य का दुर्भाग्य है। मैंने फिर उस निश्चय पत्र की तरफ आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। निश्चय पत्र में चाहे संविदा कर्मचारी हो, पारा टीचर हो, आंगनबाड़ी हो, सैया हो, रसोइया हो, सबके बड़े बड़े वादे किए थे। इतना ही नहीं, 1 साल के अंदर 5 लाख लोग को सरकारी नौकरी देंगे। जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिले, जब तक नहीं मिलती है तब तक ग्रेजुएट के लाभार्थी स्टूडेंट को 5,000 बेरोजगारी भत्ता, पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट को 7,000 भत्ता देंगे। लेकिन 14 महीने होने जा रहे हैं, जो नौकरी मिली थी बीजेपी सरकार को, तो नौकरी छीनने का काम कर रहे हैं। 5,000 तो छोड़िए, 5 रुपया भी झारखंड के कोई नौजवान को भत्ता नहीं मिली। इसी तरह इन्होंने वादा किया था कि हर गरीब परिवार को 72,000 रुपया देंगे। निश्चय पत्र को जब इनका देखे, 14 महीने होने जा रहा है, कोई गरीब परिवार को 72,000 तो छोड़िए 7 रुपया भी नहीं मिला। जहां तक कोरोना संकट में भी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा इस राज्य सरकार को हेल्थ विभाग ने, भारत सरकार ने दी थी। और आपने, हम सब ने देखा, जिसको मीडिया ने भी छापा, इसमें भी ये लोग घोटाला करने का काम ये सरकार ने की।
देखिए, इस राज्य में 14 महीने के अंदर आतंक का शासन चल रहा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला, महिलाओं का, मैंने इसीलिए महिला विरोधी सरकार की कि लगभग 2000 से ज्यादा महिलाओं बच्चियों का अपहरण और हत्या और बलात्कार जैसी घटना हुई। और कोई मालदीव जाए, कोई जाए, उनका निजी यात्रा है, इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं होगा। अगर राज्य की चिंता होती तो मैं भी 5 साल मुख्यमंत्री था, हमने संडे छोड़कर कोई दिन भी छुट्टी नहीं ली थी। आप देखते होंगे 10:30 से 11 बजे तक प्रोजेक्ट बिल्डिंग में पहुंच जाता था, 7 साढ़े 7 तक प्रोजेक्ट बिल्डिंग में रहता था। 5 साल हमने पूरी ईमानदारी से राज्य की जनता का सेवा करने का काम किया। हम कहीं छुट्टी मनाने हमने कहीं नहीं की। अब उनका निजी है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। एक सवाल, आपकी जब सरकार थी तो उस वक्त आपने झारखंड मोमेंटम का आगाज किया था। जब सवाल हम करते हैं अभी जो सरकार में है उन लोगों से, तो उनका आपके ऊपर एक सीधा निशाना है कि झारखंड मोमेंटम से कुछ फायदा नहीं हुआ था, झारखंड को बस हाथ उड़ाने का काम किया गया था। जो विदेशी निवेशक आए थे उन्होंने भी कुछ नहीं किया, और जो रोजगार बच्चे को मिले थे वो बाहर गए थे, उनको 5000 3000 की नौकरी मिली जो वापस आ गए। क्या कुछ फायदा मिला था झारखंड मोमेंटम से? देखिए, मैं आप पत्रकार मित्रों से भी आप भी थोड़ा जांच करो। मोमेंटम झारखंड करने के पीछे 2 उद्देश्य थे, क्योंकि 2014 में यही कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी की सरकार थी। पूरे झारखंड में देश दुनिया का भ्रष्टाचार से झारखंड बदनाम था। झारखंड देश का एक ऐसा प्रदेश है जहां भारत, हमारे प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत या आर्थिक सुपर पावर भारत बने, इसमें झारखंड का बहुमूल्य योगदान होता है। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है, किसी प्रदेश के पास 40% रिसोर्सेज नहीं है, प्राकृतिक संसाधन है हमारे पास। यहाँ के लोग मेहनत कश है, हमारे पास कोई चीज की कमी नहीं है, अपार संभावना है। और इसी को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने मोमेंटम झारखंड की थी। और मोमेंटम झारखंड के माध्यम से हमने अभी, आप देख रहे हो अदानी का 50,000 करोड़, अब उनको नहीं दिख रहा तो मैं क्या करूं, 50,000 करोड़ का पावर प्लांट, जिसमें फर्स्ट फेज 2021 400 मेगावाट का इसी वर्ष उत्पादन होने है। उसमें 25% बिजली झारखंड को प्राप्त होगी, 75% बांग्लादेश जाएंगे। देखिए, इस देश का, इस राज्य का दुर्भाग्य है, कांग्रेस इतने वर्ष तक राजनीति की, ये जो पलायन हो रहा है इसकी सबसे बड़ी देन है कांग्रेस पार्टी। कोयला हमारे पास है, कोयला हम दुनिया भेज रहे हैं ट्रांसपोर्टिंग से, ट्रैक के द्वारा, ट्रेन के द्वारा। अगर हम पीठहट पर प्लांट बनाते हैं, कोयला बेचने के जगह अगर हम बिजली बेचते तो पीठहट पर प्लांट बनता, तो हमारे झारखंड के नौजवान युवतियों को पावर प्लांट में रोजगार मिलता। और जो 67 साल से नीति कांग्रेस के द्वारा चल रही थी उसको हमने बदलने का काम किया। और इसे आपने देखा पतरातू में एनटीपीसी और जेवीएन के ज्वाइंट वेंचर के साथ 4000 मेगावाट का उत्पादन चल रहा है, चिमनी ऊंचा हो गया, अब वहां के लोग को रोजगार मिल रहा है। उसी तरह आपका अदानी का जो बन रहा, वहां कहाँ सब गोड्डा और आसपास के लोग को रोजगार मिल रहा। टेक्सटाइल सेक्टर झारखंड में हब बनने का था, दुनिया में बांग्लादेश सबसे बड़ा हब है टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल की पॉलिसी देश का झारखंड सबसे बेहतर पॉलिसी। आप नेट से निकाल के हर स्टेट का पॉलिसी देख सकते हैं, हमारे स्टेट का भी पॉलिसी देख सकते हैं। और काफी टेक्सटाइल में निवेशक निवेश कर चुके थे। 10,000 हमारी बच्चियां 12,000 रुपए में काम कर रही थी। चाहे ओरिएंट क्राफ्ट हो या अरविंद मिल्स हो, किशोर एक्सपोर्ट्स हो, काफी निवेशक आए। और आप सब नहीं छापा कि ओरिएंट क्राफ्ट बंद करके भाग गया। अरविंद मिल्स जहां 3,000 बच्चियां काम कर रही थी, वहां मात्र 5,000 बच्चियां काम कर रही। और इस कोरोना लॉकडाउन में मुख्यमंत्री जी ने बड़े बड़े हेडलाइन
न्यूज बनवाया था कि जो भी 13 लाख आया हुआ सबको रोजगार देंगे, कोई वापस नहीं जाएगा। लेकिन आप देखिए जैसा ही लॉकडाउन खत्म हुआ, देश का सब राज्य का, चाहे तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो, सबका बस कहां घूम रहा था? झारखंड की धरती। सरकार उसकी है, 14 महीना हो गया, उनको बताना चाहिए ना कितना कितना निवेश हुआ। मैं तो आपको बताया टेक्सटाइल में निवेश हुआ, फूड प्रोसेसिंग में निवेश हुआ। नगड़ी में आप जाके देखिए फूड प्रोसेसिंग प्लांट का, टेक्सटाइल का देखिए, आगरा का 7 चप्पल बनाने, जूता बनाने वाला, उसका आपका हम लोग उसका शिलान्यास किए थे, सब वापस चला गया क्योंकि इस राज्य में व्यापार के अनुकूल माहौल ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, मिशनरी फेल है, बिना पैसे का एक काम आ गई। अब लोग जाति प्रमाण पत्र बनाने तक में पैसा जूता घिसाया जा रहा है। ये स्थिति राज्य की है, कौन निवेशक आएगा? एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू।